तो गुरु धुरंधर 2 द रिवेंज देखने जा रहे हो तो ये वीडियो जरूर से देख लेना, क्योंकि आज हम धुरंधर 2 देखने से पहले धुरंधर 1 का रिवीजन करेंगे, वो भी उसी फॉर्मेट में जैसा मूवी इंटेंड करती है। जहां स्टोरी शुरू होती है 30 दिसंबर 1999 के कांधार हाईजैक से, जहां हम आर माधवन के कैरेक्टर को देखते हैं जिनका नाम है अजय सान्याल, जो कि हेविली इंस्पायर्ड है अजीत डोभाल की पर्सनैलिटी से, जो कि रियल लाइफ में आईबी डायरेक्टर और लॉन्गेस्ट सर्विंग नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी इंडिया के रह चुके हैं। जिनके बाद एक और कैरेक्टर हमें देखने को मिलते हैं जिसे हम देखते हैं, और उनका नाम है देवव्रत कपूर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया से आते हैं। जहां पे अब दिसंबर 1999 में 7 डे का हॉस्टेज क्राइसिस जो हुआ था, जो खत्म हुआ 3 टेररिस्ट के रिलीज के बाद, जिसमें टोटल 190 लोग, जहां पे 179 पैसेंजर्स और 11 क्रू बोर्ड में थे। एंड वहां पे इन रियल लाइफ जैसा मूवी में दिखाया गया है, हाईजैकर्स ने एक इंडियन को मार भी दिया था। जहां पे अब शुरू में पहले वो लोग 36 टेररिस्ट की रिलीज करने की डिमांड कर रहे थे, लेकिन फिर इंटेंस नेगोशिएशंस के बाद 36 से 3 टेररिस्ट को रिलीज करने की डील फिक्स हुई। उसके बाद अजय सान्याल और देवव्रत कपूर को हम लोग देखते हैं प्लेन में एंटर करते हुए। अजय सान्याल बताते हैं कि उन कौन 3 टेररिस्ट को रिलीज किया जाएगा, जिसमें थे मसूद अजहर, अहमद उमर शहीद शेख और मुश्ताक अहमद जारगर। पैसेंजर के रिलीज के बाद अजय सान्याल, देवव्रत कपूर और के.एस. भुल्लर, जो कि स्पेशल सेक्रेटरी रॉ से आते हैं, डिस्कशंस कर रहे होते हैं कि आगे क्या कर सकते हैं। जिसमें वो बात तो करते हैं कि ऑफ कोर्स नेगोशिएशन सही हुए, लोग बच गए, लेकिन ये डिप्लोमेटिक स्टेट में यह मिशन एक बहुत ही बड़ा फेलियर था। काफ़ी चीज़ें देनी पड़ी इंडिया को, और उसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और सेक्रेटरी रॉ में अजय सान्याल की बातों को नज़रअंदाज किया जाने लगा। एंड फिर भी अजय सान्याल हार नहीं माने। उन्होंने एक फाइल दी जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो कि एक स्ट्रेटेजिकल प्लान उनको प्रेजेंट करते हैं कि टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट करके उन्हीं के घर में कैसे ख़त्म हम कर सकते हैं। जिसके बाद इस प्लान को फिर भी पूरी तरीके से गो नहीं मिल पाता, लेकिन 13 दिसंबर 2001 का पार्लियामेंट अटैक ऐसा हुआ कि पूरी सीक्वेंस इतनी परफेक्टली आदित्य धर ने रियल फुटेजेस के साथ ब्लेंड करके दिखाई थी कि उसी में एक टेररिस्ट को भी हम जो देखते हैं, जो कि कांधार हाईजैक में मौजूद था, वो भी बंदा नजर आता है, और वो बंदा वहीं पे उस अटैक को ऑपरेट भी कर रहा होता है। एंड फिर उसी अटैक में उसने खुद को ब्लास्ट करके उड़ा दिया एज ए ह्यूमन बॉम्ब बन के, जहां फिर पार्लियामेंट अटैक में काफी लोगों की जानें जाती हैं। और फिर जाके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से परमिशन मिलती है अजय सान्याल के मिशन धुरंधर को शुरू करने के लिए। जहां फिर हम उसके बाद मिशन को कमेंस होने के बाद 2004 के साल को देखते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंस अफगानिस्तान में हेलीकॉप्टर से कुछ लोग डिपोर्ट किए जा रहे हैं, और वहीं हमें अपना पहला अननोन मैन यानी कि धुरंधर देखने को मिलता है, जो कि है रणवीर सिंह। जहां वो अपना कैरेक्टर पाकिस्तान की लियारी टाउन में आता है, और लियारी का सेट डिजाइन इतना रियलिस्टिक है कि रील और रियल में कोई फर्क नहीं पता चलता। उसको एक कोड मिला होता है, जो कि एक जूस सेंटर की सेल लाइन होती है, जिसे वो वहां जाके बताता है। और पहले तो असलम उसको स्ट्रेंजर समझ के वहां से भगा देता है, पर फिर पूरी रात रणवीर के कैरेक्टर का वहीं दुकान के सामने खड़े रहने के कारण लियारी के गुंडे उसे असॉल्ट करते हैं, और ये देख असलम को समझ में आ जाता है कि ये कौन है। और फिर अगले दिन उसे वो एक्सेप्ट कर लेता है, और हमें अपने लेजेंड का नाम सुनने को मिलता है, जो कि है हमजा अली मज़ारी। वो शुरू में तो पहले आलम जूस सेंटर में काम कर रहा होता है, और वहाँ 1 साल बीत जाता है उसे सेटल इन होते होते, और फिर हमजा की पेशेंस अब धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाती है। और उसी सीन के बाद हमें कुछ हमजा के फ्लैशबैक्स भी नजर आते हैं, जिसमें एक औरत को 4-5 लोग पकड़े हुए हैं, और कुछ लोग दूसरी तरफ से एक आदमी को घसीटते हुए लेके जा रहे हैं काफ़ी टॉर्चर करने के बाद। एंड जहाँ पूरी तरीके से थ्योरी आई थिंक सॉलिडिफाई हो चुकी है कि उसके पेरेंट्स का फ्लैशबैक था कि कैसे उसके पेरेंट्स को मारा गया, बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया गया है, एंड कैसे उसकी ये सारी पर्सनालिटी बिल्ड हुई। जहां पे फिर अब आलम हमजा की टेंशन को देखते हुए फाइनली उसे बताता है कि बाबू डकैत और रहमान डकैत हैं कौन। ये 2 गैंग्स हैं लियारी में, जहां रहमान बाबू डकैत की नाजायज बेटा है, और लोगों का ये भी मानना है कि रहमान को जब ये बात पता चली कि भाई उसकी अम्मी ने एक नाजायज शादी की थी और वो एक नाजायज औलाद है, तो उसने अपनी अम्मी का ही कत्ल कर दिया था। जहाँ पे अभी हम फिर चैप्टर 3 में बाबू डकैत के कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होते हैं, जो कि एक रियल लाइफ कैरेक्टर था, और फिल्म में दिखाए गए दृश्य के हिसाब से रहमान बाबू डकैत का नाजायज बेटा था। जहाँ फिर आगे कहानी में असलम बताता है कि बाबू डकैत को लकवा मारने के बाद वो अब अरशद पप्पू के साथ मिल चुका है, और उसके बाद से ही दोनों रहमान के पीछे पड़े हैं उसे खत्म करने के लिए। जिसके बाद
बाद हम रिजवान नाम के बंदे से मिलते हैं जो कि हमजा को टिप देता है कि बाबू डकैत के आदमी रहमान डकैत के बेटे को मारने के लिए आ रहे हैं। जहां बताया तो ये जाता है कि रिजवान अरशद पप्पू के गैंग में काम करता है, क्योंकि तभी ये बात उसे पता चली। और धुरंधर 2 में मल्टीपल शॉट्स में हम रिजवान को हमजा के साथ गैंग चलाते हुए देख भी सकते हैं, जहां पे फिर जब शादी में अटैक होता है और हमें पता चलता है कि रहमान के दोनों बेटे आए हुए हैं, जहां बड़े बेटे को मारने ये लोग आए हुए हैं और उसके साथ उसका छोटा भाई भी है। तो सब अटैक खत्म होने के बाद मूवी का पहला एक्शन सीक्वेंस था जो कि काफी कूल था। स्लो मोशन के साथ हम ये देख पाते हैं कि उसका बड़ा बेटा था वो वहां बच नहीं पाता, गोली लग चुकी होती है उसे, और अपनी पूरी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए हमजा उसे हॉस्पिटल ले आया, जिससे एटलीस्ट हमजा रहमान डकैत के नजर में तो आया। और फिर वहां से हॉस्पिटल से हम इंट्रोड्यूस होते हैं रहमान डकैत के कैरेक्टर से, जो कि खतरनाक तो है पर अपनी फैमिली के लिए थोड़ा वल्नरेबल भी है मूवी के अंदर, क्योंकि रियल लाइफ में थोड़ा सा अलग ही था। जहां पे फिर हमजा के डेयरिंग जेस्चर के बाद हम रहमान के इनर सर्कल में उसे ऐड होते हुए देख पाते हैं। और उसी सीक्वेंस के दौरान में जमील जमाली, जो कि वहां का एक लोकल मिनिस्टर है, वो एक बहुत ही दोगला पॉलिटिशियन है, उसके हिडन एंड डबल मीनिंग प्ले हमें उसी सीक्वेंस में देखने को मिल जाते हैं हमजा की आंखों के थ्रू। जो कि वो अपनी कार में जब वो चप्पल पहन रहा होता है और वो बहन का लौड़ा बोला होता है कि मैं नंगे पैर दौड़ते हुए आ गया, जब मैंने ये बात सुनी तो हमें समझ में ही आ जाता है शुरू से कि कितना कमीना इंसान है। नाउ फिर आगे हम उज़ैर बलोच को देखते हैं, जो रहमान का भाई है। वो हमजा को अपने सारे बिजनेसेस के बारे में समझाता है, बताता है कि ताकत के लिए रहमान लोगों की जिस्म में जुल्म कर चुका है, बहुत मेहनत करी है मेरे भाई ने काफ़ी ये तख्त मेंटेन करने के लिए। एंड बाबू डकैत के इस केओस के बाद भी रहमान को चुप रहना पड़ता है, क्योंकि जमील जमाली के हिसाब से इलेक्शन आ रहे हैं और इस सेंसिटिव टाइम में वो कोई खून खराबा नहीं चाहते लियारी में। पर वहीं हमजा फिर अपॉर्चुनिटी देखकर खेल जाता है कि रहमान को मैनिपुलेट कर पाता है कि भाई यही तो अच्छा समय है, अपनी इलेक्शन के टाइम में आपके बाप तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे कि ये सारा कांड हो सकता है। एंड फिर वही एक पूरे बड़े एड्रेनलिन पंपिंग सीक्वेंस के दौरान में रहमान अपने बाबू डकैत बाप को बीच बाजार में मार देता है, जैसे कि रियल लाइफ में हुआ था। जिसके बाद फिर चैप्टर 4 में बाबू को मारने के बाद रहमान का खौफ और पॉपुलैरिटी लोगों में और भी बढ़ जाती है, जिससे फिर मिनिस्टर जैसे कि जमाली भी थोड़ा सा घबराने लगते हैं कि एक मिनट, या पॉलिटिकल तौर से लोगों के बीच में पॉपुलैरिटी इसकी बढ़ रही है। जहां फिर इस चैप्टर में खनानी ब्रदर्स भी इंट्रोड्यूस होते हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग और फर्जी स्टैम्प जैसे इलीगल रैकेट्स चलाते हैं। ये सारी चीज़ें हमें हमजा से पता चलती हैं कि उनके पास 500 और 1000 के नोट्स की प्लेट भी पहुंच चुकी हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली किसी इंडियन पॉलिटिशियन ने ही उनके हवाले की हुई थी एक अनडिस्क्लोज अमाउंट के लिए। और फिर जब हमजा और रहमान पहली बार उनकी फैक्ट्री में जाते हैं, वहाँ हम इंट्रोड्यूस होते हैं मेजर इकबाल से, जो कि मूवी में एक ISI चीफ है। जहाँ पे अभी इस मूवी के अंदर अपना मेजर इकबाल 2 टेररिस्ट से मिल के बनाया हुआ कैरेक्टर है। जहाँ पे फिर खैर आगे रहमान से वेपन से डिमांड वो करता है, एंड वो बोलता है कि 3 अक्टूबर को 12 मुजाहिदीन मुंबई जाएंगे अटैक करने के लिए, और उसके लिए उन्हें गोला बारूद चाहिए, गन्स चाहिए वगैरह वगैरह। जिसको फिर ये बात सुन के रहमान तो पहले मना कर देता है, पर क्योंकि बलोच वाले ISI से लड़ रहे होते हैं आज़ादी के लिए, तो अपनी सियासी ताकत के लालच में वो डील पक्का कर लेता है। एंड यही से सारा मामला खराब होना शुरू होता है। जिसके बाद फिर आता है चैप्टर 5 द जिन। एंड इस चैप्टर में अपने संजू बाबा देखने को मिलते हैं एज कैरेक्टर SP असलम चौधरी, जो कि रहमान का बहुत ही पुराना दुश्मन और प्रोफेशनल बलोच हेटर होता है। जिसकी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रहमान, उज़ैर और हमजा जाते हैं बलोचिस्तान, जहां एक बंदा है जो कि है शिरानी, यानी कि रेबल लीडर बलोच यूनाइटेड फोर्स से आता है। वो उनको सब वेपन सप्लाई करता है। एंड यही सब देखते हुए जमाली रहमान को चुप कराने के लिए चौधरी असलम को अपॉइंट करता है, जहां इस बार SP अपनी एक अलग टास्क फोर्स बनाता है स्पेशल इक्विपमेंट्स और काफी सारे संसाधनों और इंसेंटिव्स के साथ, ताकि उसके अंदर के लोग करप्ट ना हो। जिसके बाद हमें रहमान के सप्लाई करने वाले वेपन्स देखने को मिलते हैं, जिसको लेकर वो सप्लाई देने निकल ही रहा होता है कि रहमान के छोटे बेटे को प्रॉब्लम हो जाती है तबीयत वाली, और फिर दोनों अलग अलग होकर निकल जाते हैं। रहमान सारे वेपन्स देके ये बात पूछता है अपने मेजर इकबाल से कि क्या ये लोग तैयार है 3 अक्टूबर में जाने के लिए। तो मेजर इकबाल बोलता है कि नहीं, क्योंकि किसी ने पहले ही खबर पहुंचा दी थी इंडिया को कि टेररिस्ट आने वाले हैं। और फिर हमें एक अलग अननोन मैन को देखने को मिलता है, जिसको इंडिया का जासूस बताया जा रहा है। एंड मेजर इकबाल उसे
डेथ बाय 1000 कट्स वाले मेटाफोर के साथ टॉर्चर कर रहा होता है, एंड दूसरी तरफ रहमान को एसपी पकड़ लिए होते हैं एंड फील्डिंग उनकी लगना शुरू हो चुकी होती है। जिसके बाद अपना चैप्टर 6 द डेविल्स गार्डियन एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है बट बहुत ही एड्रेनलिन पंपिंग है, जहां पे कहानी के शुरू में ही हमजा को कुक पे तो डाउट हो ही गया था क्योंकि वो पहले से ही बहुत ही स्केची बिहेव कर रहा होता है, एंड फिर हमजा का कुक को टॉर्चर करने पे ही ये बात पता चलती है कि इसके पीछे अरशद पप्पू का हाथ है। जहां फिर हमजा तो यलीना को ग्रूम करके पटाई चुका होता है, तो यलीना उसको एक वीडियो भेजी होती है जिससे हमजा को अपने पॉलिटिशियन यानी कि जमील जमाली एनएसपी असलम चौधरी के ऊपर एक अपर हैंड मिल जाता है, जहां पे वो उनकी एमएमएस वीडियो भेजता है जो कि यलीना ने रिकॉर्ड की होती है, जिसके अंदर अपने जमील जमाली, एसपी असलम चौधरी एंड अरशद पप्पू बैठ के मास्टर प्लान वाली मीटिंग कर रहे होते हैं कि कैसे रहमान डकैत को अपनी उसकी कुर्सी से हटाएंगे, एंड जमील जमाली अपने पॉलिटिकल करियर को देख के डर जाता है, एंड हमजा सबको ब्लैकमेल करने में सक्सेसफुल होता है, एंड एसपी को अपनी ही भी जॉब की टेंशन होती है तो वो उसकी टास्क फोर्स को और टॉर्चर करता है हमजा अपनी गैंग के थ्रू, एंड देन एसपी को रहमान को छोड़ने के लिए मजबूर करता है, एंड ये सारी चीजें हमजा अकेले करके गैंग का और भी क्लोज मेंबर बन जाता है। जहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, करियर में तरक्की करने के लिए हर बार आपको ज़िंदगी मौका देती है, पर आपको हर वक्त अपनी आँख, नाक और कान और गांड हर तरफ से खुली रखनी पड़ती है, क्योंकि जब अपॉर्चुनिटी आती है तो आपको आग में हाथ डालकर अपनी नसीब को निकालना होता है। जिसके बाद अब अपना सबसे जो खौफनाक चैप्टर आता है, चैप्टर 7 द बटरफ्लाई इफेक्ट, एंड नाउ ये सबसे टेरिफाइंग चैप्टर है मेरे लिए, जहाँ पे हमें 2611 का अटैक देखने को मिलता है। सोचो उस रूम में जहाँ ये सब ऑपरेट हो रहा होता है वहाँ पे एक इंडियन मौजूद था। अब ऑब्वियसली ये फिक्शन एंड रियल को ब्लेंड करके दिखाया गया है, लेकिन उस वक्त पर क्या बीत रही होगी उस इंसान पे, ये हम रणवीर के फेस से क्लियरली देख पाते हैं। जिसके बाद फिर पूरी स्क्रीन रेड हो जाती है और हमें हैंडलर्स और टेररिस्ट के बीच की रिकॉर्डिंग सुनाई देती है, एंड ये सीन बहुत ही डिस्टर्बिंग है। इसके बाद जब हमजा घर आता है तो अपनी डायरी में रहमान का नाम लिखता है, एंड साइड में हमें सारे टेररिस्ट और उनकी लास्ट सीन विजुअल्स देखने को मिलती है, जहां इससे क्लियर हो जाता है कि हमजा सबको ट्रैक रिकॉर्ड रख रहा है एंड हर एक मूवमेंट और कनेक्शन उसकी नज़र में है, एंड ये सीन उसके लॉन्ग टर्म प्लानिंग को हाईलाइट करती है, जिसके साइलेंस में इतनी टेंशन होती है कि बयां नहीं किया जा सकता। जहां फिर उस डायरी में सबसे ज्यादा मेंशन होने वाला ग्रुप है वो है लश्कर-ए-तैयबा। यह एक पाकिस्तानी इस्लामिस्ट जिहादिस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो सलाफी जिहादिस्ट आइडियोलॉजी से ड्रिवन है, जहां इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पूरे कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मर्ज करना है, एंड इसके फाउंडर्स हैं हाफिज सईद, अब्दुल्ला यूसुफ आजम और जफर इकबाल। एंड अब फिर स्टोरी में हमजा जमाली को फिर से मैनिपुलेट करने में कामयाब हो जाता है कि अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, एंड यलीना से शादी कर लेता है उसके बाप को पटाकर, जहां फिर शादी के दिन मेजर इकबाल एक और अटैक के बारे में प्लान कर रहा होता है, जो हमजा को सही मौका देता है एक और बहाना डेट चूज करने का उसके मुताबिक, जो कि होती है 9 अगस्त 2009, जो फिर उसे उसके हिसाब से प्लान करने में टाइम देगा ताकि वो इस मिशन को अकेला लीड कर पाए। जहां फिर 9 अगस्त का दिन आ चुका है, चैप्टर का नाम है एट्टू ब्रूटस, एंड एट्टू ब्रूटस का मतलब होता है कि तुम भी ब्रूटस, जो कि एक लैटिन फ्रेज है, जहां ये फ्रेज जूलियस सीजर ने तब रखा था जब उसने अपने क्लोज फ्रेंड ब्रूटस से अपने बिट्रेयल को देखा हुआ था कि वो मर्डरर्स के बीच में है और वो भी मुझे मारने आ रहा है। और यह देखते हुए ये अपनी हिस्ट्री का अल्टीमेट बिट्रेयल को रिप्रेजेंट करता है, एंड इसकी मीनिंग एंड मेटाफोर क्या सेट की गई है यहाँ पे भाई, कि मतलब हमजा एंड रहमान के बिट्रेयल को दिखाना, इससे मतलब परफेक्ट सेंस और कोई नहीं बैठ सकता। जहाँ इधर फिर वो ट्रू फ्रेंड हमजा होता है जो रहमान को मारने के लिए मदद करता है, जिसमें हालांकि एंड में रहमान को गोली तो असलम ने मारी थी, लेकिन बिट्रेयल का इमोशनल वेट हमजा के एक्शन से आता है, एंड इसीलिए टाइटल ये परफेक्टली यहाँ पे लैंड होता है। जहाँ फिर ये सारी चीज़ें जब टर्न आउट हो ही रही होती हैं तो इसके फ्लैशबैक पर एक बोर्ड पे हमें दिखाया जाता है कि जिसमें 1993 WTC बॉम्बिंग्स, न्यूयॉर्क से लेकर 2002 तक की बाली बॉम्बिंग्स की टाइमलाइंस दिखाई जाती है, एंड इसी में दिखाया जाता है कि कैसे पाकिस्तान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन अटैक्स में इन्वॉल्व है, जो कि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी एंड सीरियसनेस को बढ़ा देता है। एंड फिर आता है अपना हमजा का एक और सबसे आइकॉनिक डायरी सीन, जहां उसने अपने टारगेट्स के नाम लिखे होते हैं, जिनमें होता है नाम मेजर इकबाल,
खनानी, साजिद मीर, अब्दुल भुट्टो, आलम चीमा एंड एंड में बड़े साहब एंड उसके आगे एक क्वेश्चन मार्क, जो कि ओरिजिनल रिलीज़ में देखे तो वो दाऊद का ही नाम लिखा होता है, मगर फिर नेटफ्लिक्स रिलीज़ में उसे एक मिस्ट्री बना दिया गया था, जहाँ पे इवेंचुअली नाम तो वो रिलीज़ करेंगे ही एंड मे बी थोड़ा सा नाम के साथ नेम प्ले कर दे, पर वो कैरेक्टर दाऊद इब्राहिम का ही होगा। एंड इस बैंगर मोमेंट के साथ धुरंधर 1 एंड होती है एंड साथ में हमें उसके एंड में धुरंधर 2 द रिवेंज का टीजर देखने को मिलता है टाइटल रिवील के साथ, जिसको फिर डिकोड करते करते आज हम इसके रिलीज डेट तक पहुंच चुके हैं। आई होप आपका रिविजन हो चुका होगा एंड अगर आपने अभी तक मूवी नहीं देखी है तो आप अपनी ओपिनियन ज़रूर से बताना कि आप किस मोमेंट के लिए एक्साइटेड हो, एंड अगर देख ली है तो बिना किसी स्पॉइलर के अपनी ओपिनियन ज़रूर से बताना। और तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।